नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति के नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। द्रौपदी मुर्मू कल करेंगी नामांकन दाखिल। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से बड़ी खबर। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति के नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पद के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति पद के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति पद के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राष्ट्रपति के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति के नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पद के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति उपचुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। क्या हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा समर्थन। हरियाणा में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिली जीत को लेकर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक, सोनीपत और झज्जर को अपना गढ़ बताते हैं। उनके 4 शहरी निकायों में चुनाव थे, लेकिन वे सभी हार गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा दम लगाया था, लेकिन कोई भी चमत्कार नहीं कर पाए। वो सभी कार्यकर्ताओं को, दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं, उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत करके निकायों में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। निकाय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव पर बोले सीएम। निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का बयान। निकाय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव पर बोले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत।
सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। निकाय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव पर बोले सीएम। निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के और निकाय चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि निकाय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव पर निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बधाई। इसी के साथ राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत। तो इसी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बधाई दी और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मान कर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि हाँ, सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने की, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। और एक अच्छे रिजल्ट के नाते से मैं हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और जो जीत करके आए हैं, चाहे चेयरमैन हैं चाहे पार्षद हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, सरकार की जो कार्यशैली है 7-8 साल में जो काम हुआ है और संगठन में आपकी बीजेपी के हरियाणा के संगठन में जो जिस तरीके से संगठन की मैनेजमेंट की उसी के बलबूते पर आप ये मानते हैं कि 60% से भी ज़्यादा निकाय में आपको बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, हमारा जो संगठन है वो बहुत नीचे तक, रूट लेवल तक, यानी पहले तो हम बूथ लेवल तक खड़ा करते थे, अब बूथ से भी आगे, उसके आगे पन्ना प्रमुख तक की इकाई हमने बनाई हुई है। और एक एक वोटर को संपर्क करना, एक एक परिवार को संपर्क करना, ये हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है जो हरियाणा में भी है, सारे देश भर में भी है। और इस आधार पर ही हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर चुनाव प्राय अच्छी मेजोरिटी से जीत करके आ रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। हमारे 2 बाई इलेक्शन और हरियाणा में हुए हैं, उसमें भी रिजल्ट को हम छोड़ दें तो हम आगे बढ़ करके आए हैं, चाहे वो इलाहाबाद था चाहे बड़ौदा था, तो उसमें भी रिजल्ट हमारा पहले की अपेक्षा अच्छा आया है। और इस नाते से आगे की भी जो भी चुनाव होता है उसकी सफलता मिलती है, उसकी आगे के चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे भी अब स्थानीय निकाय के चुनाव यानी पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम हैं उनके चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के आएंगे, विधानसभा के आएंगे। अगले 2-2.5 वर्ष तो लगातार चुनाव के ही रहने वाले हैं। इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हरियाणा की जनता, उसको हमारे पर भरोसा है, हमारी नीतियों पर, हमारी उपलब्धियों पर, और इस भरोसे के आधार पर हमको निश्चित रूप से वो आगे मैंडेट करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, कहीं न कहीं मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसको अप्रिशिएट किया और इसको कहीं न कहीं बताया कि हरियाणा में किस तरह से आपका संगठन, आपकी सरकार ने एक बड़ी जीत की और पूरे ऑल ओवर हरियाणा से बाहर निकल के भी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे अप्रिशिएट किया। देखिए, ये चुनाव हैं, जीते हैं, उसकी अप्रिशिएशन मिली है। बल्कि इससे चंद दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व ने इसको सराहा है। हमारा एक प्रकार से हमारी हाजिरी उसमें दर्ज हुई है कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, हम सबसे आगे हैं। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है और बाकी प्रदेशों में आगे बढ़ रहे हैं, और जिन प्रदेशों में कोई कमी भी रह गई है वो भी एक एक प्रदेश किसी भी रूप में आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी आपको और अच्छे समाचार भी सुनने को मिलेंगे कि बिना चुनाव भी कुछ प्रदेशों में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने का क्रम हमारा जारी है, लगातार हम बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है
उसका नामांकन अब हो रहा है। तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देश भर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं और कल जो है नामांकन होगा और निश्चित रूप से निश्चित रूप से यूपीए के नाते से, एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहे। कल मैं वहाँ जाकर के भाजपा कोई संयुक्त रैली भी प्लान कर दी है सर हरियाणा के अंदर, अभी केंद्रीय नेताओं से मिलकर इच्छाएं व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए। कब करेंगे और किस उपलक्ष्य। खबर चंडीगढ़ से है, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में 46 नगर निकायों में से 27 पर कब्जा जमाया। इनमें से बीजेपी के हिस्से में 22 जेजेपी को 3 और 2 समर्थी को जीत मिली है। इसमें 18 नगर परिषद सीटों में से बीजेपी 10 और जेजेपी 1 जीतने में कामयाब रही। वहीं निकाय चुनाव में जीत के बाद नव निर्वाचित चेयरमैन संत कबीर कुटीर पर सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने चेयरमैनों को शुभकामनाएं दी और आगे उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी बीजेपी के आदर्श मार्ग पर चलकर प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पंचकुला में भीम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल, खेल विभाग के एसीएस महावीर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार योगेंद्र चौधरी और खेल विभाग के डायरेक्टर पंकज नैन भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। बावन खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद इनाम होता है और एक भीम अवार्ड जी का स्टैचू जो है वो दिया जाता है। और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परफॉर्मेंस दी है और मेडल जीते हैं। ऐसे 52 खिलाड़ी। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में आज 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई और वहीं बाकी कई लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया उनको भी सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को फरीदाबाद में नागरिकता दी जा चुकी है और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद एक पाकिस्तानी लड़का और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद किया है। 2021 में दिया है सभी 10 साल पहले। ये बहुत ही हर्ष की बात है और सरकार का बहुत अच्छा पहल है। आज 3 हमने जो नागरिक थे अफगान से रिटर्न्स आए हुए थे जो यहाँ पे कुछ समय से रह रहे थे, तो 3 को दिए, व्यासलाल जी को, काजल को और मुनीश को। 25/6/2021 के बाद जब से ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, निरंतर जिसकी आईबी क्लियरेंस होती है, एक प्रोसेस है, ऑनलाइन ही वो आवेदन अप्लाई करता है। उसके बाद एक स्क्रूटनी होने पर आईबी की रिपोर्ट जब हमारे पास होके आती है, उसके बाद हम यहाँ पे सीपी सर की रिपोर्ट और कंसर्न एसडीएम एरिया की रिपोर्ट लेने के बाद बीच में 2-3 और प्रोसीजर है जहाँ पर उसे अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाते हैं, उसका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है जिस भी कंट्री से वो आया है यहाँ पे भारत में, वो जमा हो जाता है। उसके लास्ट स्टेज में हम उसको सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं। आज हमें सिटीजनशिप मिल गई, इंडिया की नागरिकता। इंडिया की नागरिकता मिल गई आज। डीजी साहब ने पत्र दे दिया आपको, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा खुश हूँ।
तो हरियाणा सरकार या भारत सरकार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सिटीजनशिप दी। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करी है, जिसकी वजह से आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें अंदाजा 14 साल में। सर्टिफिकेट किस चीज़ का सर्टिफिकेट? भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक होने का कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। हरियाणा सरकार, भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी 10th कर चुकी हूँ। अंबाला में प्रशासन ने एक पहल अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत निराश्रित, बेसहारा और समाज की मुख्य धारा से दूर हो चुके बच्चों के दस्तावेज बनाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा दिया जाएगा। बिजवली के पंचायत भवन में 3 दिवसीय कैंप में 13 सरकारी विभाग अपनी सेवाएं देंगे। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि स्ट्रीट चाइल्ड्स बच्चों के कैंप लगाकर उनके दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं, जिससे उनका दाखिला आंगनबाड़ी और स्कूल में करवाया जा सके। इसके अलावा दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे। दरअसल प्रशासन ने 31 अगस्त तक सभी ऐसे बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नहीं तो आसपास की आंगनबाड़ी में भेजो। एक ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जिसके तहत के स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके लिए जो बेसिक प्रूफ्स हैं, जैसे आधार कार्ड हो गए, उनका स्कूल में एडमिशन हो गया, आंगनबाड़ी में एडमिशन हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एनी टाइप की गवर्नमेंट स्कीम की बेनिफिट जिनमें वो एलिजिबल हैं, तो उनको सारी की सारी सहायता प्रशासन की साइड से दी जाए। सक्षम जो है बेसिकली हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं और ये यूडीआईडी जो बनाने का काम हम काफी समय पहले से कर रहे हैं। हम अब तक लगभग जो है 300 बच्चों का जो है ऑनलाइन जो है उनके पर्टिकुलर मंगवाकर ऑनलाइन उसको डाटा को अपलोड करके उनको जो है भिजवा चुके हैं ऑलरेडी। जो है ये कल चूंकि शाम को हमारे को पता लगा था कि इस तरह का प्रोग्राम है, काफी अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, ताकि सभी एक जगह पे जो है बैठकर उनको ये सुविधा मिल सके। जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो अच्छा लगा। तो हम लोग भी इसके अंदर जो है, क्योंकि हमें कल रात को ही पता लगा था, तो हम जो लोकल लेवल पे अगर जिसका भी हमारे किसी दिव्यांग के पास जो है यूडीआईडी नहीं बना हुआ तो हम। भिवानी में हेमसा यानी हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के लिपिक वर्गीय कर्मचारी डीसी कार्यालय सामने अपनी मांग को लेकर के 1 दिवसीय की सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि उनको काफी कम वेतन दिया जाता है। वे लोग 2014 से पहले वेतनमान को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनका वेतन बढ़ाकर 35,400 रुपए किया जाए। साथ ही हिमसा के जिला प्रधान सुकेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची लंबे समय से लंबित पड़ी है, जिसको बार बार अपडेट करने की मांग की जा रही है। वहीं कर्मचारी नेता राजेश लांबा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों को जिंदाबाद चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कर्मचारियों का भाईचारा। हमारी जो आज की भूख हड़ताल है, हमने लगातार सरकार को, विभाग को बार बार नोटिस दिया, हमारी मांग पत्र दिया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसी क्रम में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भूख हड़ताल है और आने वाले समय में जो राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसके अनुसार हम आगे आंदोलन करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंजुला चौक के पास के एक मकान से एक शव बरामद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार शव पिछले 15 से 20 दिन तक घर के अंदर पड़ा था। पड़ोसियों को जब बदबू महसूस हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। यही हो जब मकान बंद है उसमें बदबू आ रही है जी। जब हम आए तो हमने ऊपर जाकर, दरवाजे बंद थे जी। तो ऊपर छत पे जाके दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो जाकर देखा कि रसोई में एक बंदा 15-20 दिन से एक्सपायर हुआ पड़ा है, जिसकी उससे बदबू आ रही है जी। उससे मतलब खाल भी।
कैथल में संगीन मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जिले सिसमोर का है, जहां बीते दिनों हुई भीम नाम के ग्रामीण की खेत में निर्मम हत्या को लेकर गांव के लोग जिला लघु सचिवालय पहुंचे हैं। मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक को 5 आरोपियों ने मारा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है। वहीं एसएचओ ने बताया कि मारने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, जिससे ग्रामीणों ने एसएचओ पर मिलीभगत के आरोप लगा दिए और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक बाकी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई से बवाल मच गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस से सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। जब तक सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ग्रामीण शांत नहीं बैठेंगे। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म होती है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही यहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी। गाँव के खेतों में एक मर्डर हुआ था, जिसमें हमने स्पॉट विजिट करी थी, एफएसएल टीम ने भी करी थी, एविडेंस जुटाई थी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया था कि इसमें हमारे 2 बंदे थे जो डिसीड है मृतक भीम और एक लड़का सुनील, जो खेत में काम कर रहे थे नाली पे, और छोटी सी बात के ऊपर उनका झगड़ा हुआ था। और नाली से जो अड़ंगा निकालते हैं वो डोले पर रखा जा रहा था। सुनील ने उसको मना किया कि ये मेरे खेत में मत डालो। इसी बात पर लेके उनका झगड़ा हुआ और उस झगड़े में थोड़ी गर्मागर्मी होगी और जो सुनील कस्सी से काम कर रहा था, उसने कस्सी से 10-12 लगातार वार उस बुजुर्ग आदमी भीम पर वार किए, जिससे उसकी हॉस्पिटल। सोनीपत में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार कार पत्थरों की बैरिकेड से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में 6 छात्रों में से 3 एमबीबीएस के छात्रों की जलकर मौत हो गई। वहीं तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चले कि तीनों मृतक रोहतक पीजीआई एमबीबीएस के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी कार सवार युवक रोहतक से हरिद्वार निकले थे। हालांकि पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और सोनीपत पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हादसे में तीनों मृतक युवकों की पहचान कर ली गई है। तीनों नारनौल, रेवाड़ी और गुरुग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यहाँ से जो कार सवार हैं वो जा रहे थे और गाड़ी जो है पत्थर में डिवाइडर में लग गए और आग लग गई, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो मौके पे ही गाड़ी के साथ ही जल गए हैं और 3 जो है वो घायल हैं। उनको रेफर पीजीआई रोहतक कर दिया गया था। जो मृतक हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो निकाल के कार्रवाई हेतु। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।